Hello everyone. Today we will discuss meaning of tax and characteristics. आज हम कर का अर्थ एवं विशेषताएं डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही सरकार राज्य को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए नागरिकों से कर के रूप में कुछ ना कुछ वसूला करती थी। उस समय राज्य के कार्य लिमिटेड थे, इसलिए कर कम मात्रा में वसूल किए जाते थे। लेकिन आज के समय में समाजवादी समाज की स्थापना के विचार के प्रादुर्भाव के बाद सरकार के कार्यों में तेजी से विकास हुआ है। इसलिए आधुनिक युग में कर सार्वजनिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। कर के महत्व की चर्चा करते हुए एक विद्वान ने कहा है कि कर लगाने की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस पर पूरे राष्ट्र का ताना बाना आधारित होता है। राष्ट्र के अस्तित्व और समृद्धि के लिए वह उतना ही आवश्यक है जितना कि प्राकृतिक व्यक्ति को सांस के लिए हवा। ये केवल नष्ट करने की ही शक्ति नहीं है, बल्कि जीवित रखने की भी शक्ति है। सरकारी आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कर है। राष्ट्र के अस्तित्व और समृद्धि के लिए ये अति आवश्यक है। कर मुद्रा के रूप में अनिवार्य अंशदान है, जो नागरिकों के सामान्य हित हैं और उनके कल्याण के लिए वह करने को सरकार नागरिकों से वसूल करती है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ defray the expenses accrued in the common interest of all without reference to special benefit conferred according to सेलिगमैन। सेलिगमैन के अनुसार कर एक व्यक्ति से उन व्ययों को पूरा करने के लिए सरकार के लिए एक अनिवार्य अंशदान है, जो सामान्य हित में किए जाते हैं तथा जिनका संबंध कोई विशेष लाभ प्राप्त करने से नहीं होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन, a tax is a compulsory contribution imposed by a public authority irrespective of the exact amount of service rendered to the taxed payer in return। डाल्टन कहते हैं कि कर एक अनिवार्य अंशदान है जो किसी सरकार द्वारा लगाया जाता है और जिसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई भी संबंध नहीं होता। ऐसे ही प्लेहर ने कहा है कि कर सामान्यतः धन के रूप में दिया गया एक अनिवार्य अंशदान है, जो राज्य के निवासियों को सामान्य लाभ पहुंचाने के लिए किए गए व्यय को पूरा करने के लिए प्राकृतिक अथवा समय मिलित व्यक्तियों से लिया जाता है। ऐसे ही डी मार्को डिफाइन करते हैं कि कर नागरिकों की आय का वह भाग है जिसे सरकार सामान्य जन सेवाओं के संचालन के लिए साधन जुटाने की दृष्टि से अनिवार्य रूप से करती है। प्रोफेसर एडम कहते हैं कि प्रोफेसर एडम ने कर की एक विस्तृत परिभाषा दी है, जिसमें इसके विभिन्न पहलुओं पर जोर डाला गया है। एडम के अनुसार सरकार की दृष्टि से एक व्युत्पादित आय का साधन है, मतलब कर जो होता है व्युत्पादित आय का साधन है। नागरिकों की दृष्टि से कर एक दबाव के अंतर्गत भुगतान है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ये स्थापित नियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा राशि की मांग है, और सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो कर सामान्य व्यय के लिए व्यक्तियों द्वारा अंशदान है। तो इन परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि कर उस धन को कहते हैं जो कि एक देश की सरकार अनिवार्य रूप से सर्वसाधारण के हित के लिए कार्यों का खर्च चलाने के लिए
जनता से प्राप्त करती है और इसके बदले करदाता को कोई प्रत्यक्ष सेवा सुविधा या वस्तु प्रदान नहीं की जा सकती। तो हम कह सकते हैं कि कर इस प्रकार एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार व्यक्तियों से सामान्य हित की दृष्टि से प्राप्त करती है और उसके बदले में करदाता को कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती। अब हम बात करें कर की विशेषताओं की, तो देखिए कर एक अनिवार्य भुगतान है। टैक्स इज आ कंपल्सरी पेमेंट। देखिए कर की एक आधारभूत विशेषता ये होती है कि एक अनिवार्य भुगतान होता है। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को आय, संपत्ति या व्यापार करों के नियम के अंतर्गत कर देना है तो वह कर देने से मना नहीं कर सकता। अगर वह कर देने से मना करता है तो इसके बदले उसे फाइन डाला जाता है, उसको दंड दिया जाता है। कर के अनिवार्य भुगतान की एक सीमा ये भी है कि जिस कार्य या वस्तु पर कर लगाया जाता है उसी को छोड़ दिया जाए। मतलब अगर चीनी पर कर लगाया जाता है तो कोई व्यक्ति चीनी के उपभोग को छोड़कर चीनी पर लगे कर से बच सकता है, लेकिन यदि वह चीनी का प्रयोग करता है तो उसको कर जरूर देना पड़ता है। क्योंकि प्राचीन काल में जनता को कर के विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता करों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया और आलोचनाएं भी व्यक्त कर सकती है, लेकिन इनसे सरकार का प्रभावित होना आवश्यक नहीं है। मतलब कर की अनिवार्य प्रकृति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कर का भुगतान अनिवार्य होने पर ये आवश्यक नहीं है कि करदाता प्रत्येक परिस्थिति में अनिच्छा से भुगतान करे, क्योंकि व्हीलर ने लिखा है कि ये एक अनिवार्य अंशदान है, यद्यपि ये स्वेच्छापूर्वक दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसका प्रयोग जो होता है वो सार्वजनिक हित में होता है। राज्य समस्त नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह अधिकतर ऐसे कार्य करता है जिसमें समस्त नागरिकों का हित शामिल हो। कर से प्राप्त राशि को किसी एक व्यक्ति, समूह या जाति पर व्यय नहीं किया जाता है, बल्कि ये सार्वजनिक हित की दृष्टि को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कर और व्यय का आपस में कोई संबंध नहीं होता। व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले कर सरकारी व्यय से प्राप्त लाभ का आपस में कोई संबंध नहीं होता। मतलब इसमें जैसे को तैसे वाला संबंध का आभास पाया जाता है। एक अर्थशास्त्री हुए हैं टॉजिंग ने कहा है कि करदाता और सरकार के बीच प्रत्यक्ष प्रतिफल का प्रभाव ही कर का सार होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। कर एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है क्योंकि ये व्यक्ति, वस्तु, आय या संपत्ति किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसका भुगतान जो होता है वो व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बदले में प्राप्त लाभ के बीच विशेष संबंध नहीं। मतलब कर की एक विशेषता होती है इसके भुगतान और उस भुगतान के बदले करदाता को मिलने वाले लाभ के बीच कोई विशिष्ट या अनुपातिक संबंध नहीं होता। नेक्स्ट सरकार द्वारा निर्धारण। करों का निर्धारण व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता, बल्कि सरकार स्वयं विशिष्ट नियमों एवं कानूनों के अंतर्गत करों का निर्धारण करती है। कर एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। इसका मतलब कि कर व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति पर लगता है, लेकिन इसका जो भुगतान है वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यक्ति को ही पेमेंट करना पड़ता है। सरकार द्वारा कर लगाने का मूलभूत उद्देश्य आय प्राप्त करना होता है। यद्यपि अगर हम वर्तमान में देखें तो सरकार कुछ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कर लगाती हैं, लेकिन कर लगाने का जो मेन पर्पस होना चाहिए वो आय प्राप्त करना होता है। समाजवाद की नीतियों पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतम सामाजिक न्याय की दृष्टि से करारोपण का एक प्रमुख उद्देश्य
आय और संपत्ति के वितरण की जो विषमता है उसको कम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धनी वर्ग पर अधिक कर लगाया जाता है और निर्धन व्यक्तियों को करों से मुक्त रखा जाता है या उन पर न्यूनतम कर लगाया जाता है। इस प्रकार धनी व्यक्ति धनी नहीं हो पाता और निर्धन व्यक्ति को धनी होने का अवसर प्राप्त होता है। करारोपण का उद्देश्य जटिल अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करना है। सरकार करों द्वारा जो शराब, अफीम, गांजा, सुल्फा ये हानिकारक जो वस्तु होती हैं उनके उपभोग पर नियंत्रण लगाती है और निर्यात को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार नियमन करने से एक और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, तो अगर दूसरी तरफ देखें तो सरकार को इनकम भी प्राप्त होती है। इसलिए प्रोफेसर टेलर ने बताया कि इस उद्देश्य से लगाए गए करों को नियामक कर कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के प्रकोपों पर नियंत्रण करने और आर्थिक स्थायित्व को स्थापित करने की नीति के क्रियान्वयन में करों का विशेष महत्व होता है। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए करारोपण एक अस्त्र की तरह होता है और मुद्रा संकुचन में करों को न्यूनतम करके स्थिति को सुधारा जा सकता है। इस प्रकार कर देश में आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय आय को उपयुक्त स्तर पर रखने के लिए कर एक अमूल्य अस्त्र होता है। जैसे लर्नर कहते हैं कि करारोपण का उद्देश्य सरकार के लिए धन इकट्ठा करना ही नहीं होता, क्योंकि वित्तीय साधन तो सरकार नोट छाप कर भी प्राप्त कर सकती है। करारोपण का जो मेन पर्पस होता है वो राष्ट्रीय आय के स्तर को बनाए रखना होता है। अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास की कुंजी माना जाता है। आज के युग में कर का एक प्रमुख उद्देश्य है पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहित करके पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना होता है। सरकार अपनी कर नीति इस ढंग से निर्धारित करती है कि बचत उत्पादक क्षेत्रों की ओर जाने को प्रोत्साहित हो और पूंजी निर्माण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।